नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूँ नीलम पांडे। इससे पहले कि आज के शो की शुरुआत करें, आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूँगी, एक अपील करना चाहूँगी। जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्टेज आप देखते हैं हमारे इस चैनल पे, यूट्यूब पे, जिस तरह की स्टोरीज़ हम करते हैं, उसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है। ग्राउंड रिपोर्ट्स ख़ासकर बहुत रिक्वायर करती हैं कि हम उसमें अच्छे से और काम कर सकें। तो अगर आपको हमारा जर्नलिज़्म अच्छा लगता है, जिस तरह का हम काम कर रहे हैं वो अच्छा लगता है, तो आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप एक मेंबर बन सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। तो प्लीज़ ज़रूर द प्रिंट के साथ जुड़ें। और आज के फिर हम शो की शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहाँ राजनीति से जुड़े सवाल आप हमें भेजते हैं। आज का सवाल मणिपुर से जुड़ा है, जो गौतम सिंह ने पूछा है। वो जानना चाहते हैं, क्या मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं हाल में ही खबरें आई थी कि एक मेइतेई विधायक कुकी इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो क्या दोनों गुटों के बीच जो एक तरह से खाई को पाटने के लिए कुछ खास या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? और कुल मिलाकर आप स्थिति को कैसे आंकते हैं? और आपको क्या लगता है कि जो 2027 के चुनाव के लिए तैयार होगा, या हम अभी लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन ही देखेंगे? देखिए, जिसकी बात कर रहे हैं एक मैतेई बीजेपी एमएलए हैं, वो एक कुकी रिलीफ कैंप में गए थे, उसकी बात हो रही है, जो कि अच्छा इनिशिएटिव है। हुँ, लेकिन केवल एक इतना दोनों मैतेई और कुकी में इतनी बड़ी खाई है हुँ, कि ये एकाध विजिट से ऐसा नहीं होने वाला। मतलब अभी भी वैसे ही आपका पूरा एक ज्योग्राफिकल एथनिक डिवीजन है आपका कि एक तरफ मैतेई जो है, कुकी दूसरी तरफ, दोनों के बीच में आना-जाना नहीं होता। तो एक विजिट की बात में इतना ज़्यादा मतलब ऑप्टिमिज़्म आप नहीं ला सकते हैं कि एक गए थे। सस्टेन वे में करने की ज़रूरत है, कितना फ़िज़िबल होगा, कितना नहीं होगा, हमें पता नहीं। हुँ, जहाँ तक आगे की बात है, देखिए अभी करीब 2 सप्ताह पहले कुछ एमएलएज़ आए थे सारे मतलब बीजेपी के वहाँ से, नहीं जी, सारे उसमें मैतेई भी थे, कुकीज़ भी थे, उसमें करीब 4 कुकी एमएलए भी आए थे। तो गवर्नमेंट फ़ॉर्मेशन पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। एक तो कई गुट चल रहे हैं बीजेपी के अंदर, अब उन गुटों में कौन किसको कितने एमएलएज़ का सपोर्ट होगा। दूसरा कुकी एमएलएज़ कितने उसमें से पार्ट बनेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि अब कुकी एमएलए अब आपके इम्फाल में आके रह नहीं रहे हैं आपके। इतनी बुरी स्थिति है कि अब वो आके आपके मिनिस्टर बन जाएँ और वहाँ से सरकार चलाएँ। ये भी अभी बहुत मुश्किल दिख रहा है करना। लेकिन इस बार जब आए थे दिल्ली ये लोग तो इनको जब सेंट्रल लीडरशिप से बात हुई है और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बीएल संतोष जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो, फिर संबित पात्रा जो कि नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज हैं, ये सारे इम्फाल विजिट करते रहे हैं कि किसी तरह से एक स्टेलमेट को ब्रेक करने के लिए। लेकिन अभी हो नहीं रहा है। तो अभी जो बात करूँ, दिल्ली जब आए थे 2 सप्ताह पहले, तो इनको कहा गया है कि अभी तो नहीं, लेकिन 14 जनवरी के बाद कुछ करेंगे। अब 14 जनवरी बिकॉज़ वो आपका खरमास जो आता है वो खत्म हो जाता है जी। उसके बाद, ये उस समय के बाद कुछ इस पे एक्शन होगा। और वो करना पड़ेगा बिकॉज़ मिड फ़ेब में जाके जो है सो फिर से आपका प्रेसिडेंट्स रूल का जो है सो 6 मंथ्स फिर ये खत्म हो जाता है, 1 साल हो जाएगा तब तक। तो इसीलिए चाहेंगे कि वो आपके 14 जनवरी और बीच में 12-13 फरवरी के बीच में ये चाहेंगे किसी तरह से सरकार बनाने की कोशिश करें। लेकिन अभी भी कोई टेंजिबल कुछ इस तरह का प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है अभी, बिकॉज़ अब लगातार देख रहे हैं कि एमएलए जाते रहते हैं दिल्ली, बातचीत चलती रहती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी है अब तक। तो होप दिया है सेंट्रल लीडरशिप ने वहाँ के एमएलएज़ को कि हम कोशिश हो सकता है सरकार आ जाए मिड जैन में, कोशिश करेंगे, लेकिन जो किस तरह से आएगा वो अभी भी क्लियर नहीं है। जी, महाराष्ट्र से जुड़े 2-3 सवाल हैं जो मैं एक साथ लेना चाहूँगी। पहले 2 प्रश्नों को एक साथ सत्यप्रज्ञन दास और कार्तिक पराशर ने पूछा है। वो जानना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में अम्बेडकरवादी पार्टियों के प्रदर्शन को कैसे आँकते हैं? और आम तौर पर वो कहते हैं अम्बेडकरवादी पार्टियों का भविष्य कैसे देखते हैं? इसके साथ ही दूसरा प्रश्न, बीजेपी द्वारा महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टियों के प्रबंधन को आप कैसे देख सकते हैं? क्या सब कुछ नियंत्रण में है? देखिए, अम्बेडकरवादी पार्टियों की बात करें महाराष्ट्र में तो बहुत सारे हैं उसमें। जी। आप आरपीआई का फैक्शन ही देखेंगे तो आप काउंट नहीं कर पाएँगे, बट सबको अगर याद करना शुरू करें कितने फैक्शंस हैं। हुँ, तो कुछ जो प्रोमिनेंट हैं अभी जो स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, उसको मेनली आप 2 ले लीजिए अभी। जो आरपीआई अथावले जो है सो आपके रामदास अथावले आपके सेंट्रल मिनिस्टर हैं, और दूसरा वीबीए जो है इनका प्रकाश अम्बेडकर का जो ग्रैंडसन है बाबा साहेब का, जी। उनका वीबीए है। तो उनका इस चुनाव में मतलब ऐसा कुछ नोटेबल कुछ ऐसा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। जैसे अकोला में देखिए जहाँ से प्रकाश अम्बेडकर लड़ते हैं,
जहाँ पे उनको सब्सटेंशियल वोट से, वह जीतते नहीं है लेकिन ठीक हम्म, ठाक है। उनका देखेंगे 2009 से उनका अगर अकोला का देख ले तो अभी भी पिछले चुनाव में ही उनका करीब 24-25% जो है सो वीबीए को, प्रकाश अम्बेडकर को वोट आ जाता है वहाँ पे। इस बार क्या है, जैसे वहाँ 6 म्युनिसिपल बॉडीज हैं अकोला में, 4 बीजेपी ले गई, 1 कांग्रेस के पास गया। इनके अब वीबीए के पास एक नगर पंचायत आया है। तो कहने को जब अम्बेडकराइट पार्टी की बात कर रहे हैं तो वीबीए की आपको बता दिया, मतलब एक नगर पंचायत, मतलब वीबीए को देखते हुए उसको कुछ परफॉर्मेंस कह नहीं सकते कि ऐसा कुछ है। आरपीआई आप देख ही रहे हैं, आरपीआई मतलब उनको तो लोकसभा में भी ठीक है, लोकसभा में एनडीए में उनको लड़ने के लिए सीट नहीं दी हम्म, जाती कि भाई आप राज्यसभा में हो, एक एमओएस बने रहो हम्म, और बस ये काफ़ी है आपके लिए, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आपकी असेंबली में उन्होंने, आपने देखा केवल 4 सीट पे आरपीआई लड़ी, आरपीआई थावले। तो उनकी स्थिति तो आपको क्लियर है। वीबीए की ही बात करें अगर तो देखिए, वीबीए जैसे पिछले लोकसभा असेंबली में दोनों में से एक भी उनको सीट नहीं आई। हम्म, असेंबली में करीब 200 सीट लड़े थे वो, एक भी सीट नहीं आई। लोकसभा में करीब 38 के, हाँ, आई थिंक 38 लड़े थे, उसमें एक सीट नहीं आई। वही हालत 2019 में भी उनकी थी, ना कोई लोकसभा सीट ना असेंबली सीट। वीबीए स्पॉइल करती है, जैसे आपको एमवीए का सीट जो है, इस बार भी लोकसभा में करीब एमवीए का करीब इन्होंने 5 सीट पे डैमेज किया। डैमेज किया मतलब कि अगर वीबीए अगर एमवीए के साथ रहती तो शायद अभी जो देखते हैं रिजल्ट के बाद का आंकड़ा देखते हैं कि शायद उसमें एमवीए जीत सकती थी। हम्म, पिछले चुनाव 2019 में उसने एमवीए को कई सीट पे डैमेज किया था लोकसभा में भी। तो एक स्पॉइलर का रोल ये ज्यादा प्ले कर रहे हैं। अपने आप एक पावर में आना वो कहीं दिख नहीं रहा है इनका अकेले में। 2019 में भी जब ये इनके साथ एआईएमआईएम के साथ गए थे तो एआईएमआईएम उसमें औरंगाबाद जीत भी गई थी, बट वीबीए का ऐसा कुछ कई जगह सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन सब आए थे, बट इतना कुछ उस तरह परफॉर्मेंस रहा नहीं। कारण इसका कहेंगे अम्बेडकराइट पार्टीज का क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। एक तो देखिए, जैसे काशीराम थे, जैसे काशीराम हम्म, एक समय में आरपीआई में थे, वहां से उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने आरपीआई छोड़ा, बेसिकली बोला वो डिसइल्यूजन्ड हो गए थे कि उनकी लीडरशिप जो है वो कभी कांग्रेस के साथ, मतलब एक पावर एडजस्टमेंट का गेम खेल रही थी। तो फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने आरपीआई को छोड़ दिया था। उसके बाद आपको पता है कैसे काशीराम आ गए। वो स्थिति अभी भी वही है। अब जैसे देखिए, आप पिछला आप असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट के ठीक एक दिन पहले प्रकाश अंबेडकर का बयान आता है कि जो भी पार्टी पावर में आएगी हम उसके साथ होंगे। हम्म, खैर, इनको तो एक भी सीट ही नहीं है, किसी पार्टी को जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस तरह का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके पहले वो जरांगे पाटिल के का सपोर्ट चाह रहे थे, वो नहीं मिला इनको। तो एक पूरा एक पावर एडजस्टमेंट का पॉलिटिक्स जो है ना, हम्म, अभी जो भी अम्बेडकर पार्टी है उनका वही हालत है। अब जैसे काशीराम की बात मैं कर रहा था, अब काशीराम कहते थे कि एक पावर जो है वो एक जैसे मास्टर की तरह है, कि जो कि आपके जितने भी दलित हों या ऑप्रेस्ड कास्ट हों जितने हैं, उनके लिए जो एक सोशल जस्टिस का, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, या उनका जो एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एम्पावरमेंट होगा, तो आप पॉलिटिकल पावर जो आपके पास कुंजी मिल जाएगी, वो मास्टर की हम्म, मिलेगी, तो उससे वो सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो गया, कांशीराम की अपनी ही पार्टी कह लें, अब बहुजन समाज पार्टी, या फिर आप महाराष्ट्र के अम्बेडकराइट हम्म, पार्टीज की बात कर लें, ये पावर जो है सो दलित या ऑप्रेस्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो कुंजी उनके सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्ट का नहीं रहा है, वो कुंजी बन गया है जो नेता हैं उनके, उनको पावर एंजॉय करने का कुंजी बन गया है। ग्राउंड पे अब किसी पार्टी को फाइट करते हुए नहीं देखते ग्राउंड पे कंसिस्टेंट लेवल पे, और इसीलिए ऑलमोस्ट ये लोग इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। कह रहे हैं फ्यूचर क्या होगा। देखिए, अंबेडकर के नाम पे आपके कुछ वोट्स हैं, महाराष्ट्र में अभी भी हैं वोट्स, इसीलिए वीबीए को अभी भी मिलते हैं वोट्स, ठीक ठाक मिलते हैं। हालांकि ये पिछले इलेक्शंस में तो डाउन टू 3% ऑलमोस्ट। अभी भी कभी इसके साथ, अब ये जनरली कभी एमवीए से बात करना शुरू करते हैं, उनके साथ जाना है नहीं जाना है। अथावले तो आ गए हैं इधर बीजेपी की तरफ आ गए हैं, ये बीजेपी के साथ रहता है। हम्म, तो ये मैसेज जो नीचे जाता है, मैसेज में कि आप किसके लिए खड़े हैं, मतलब अपना एक पॉलिटिकल रेलिवेंस बचाने के लिए, पावर एंजॉय करने के लिए, या नीचे तक कोई इफेक्टिव आपका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये मैसेज ग्राउंड पे वही क्लियर है आपको। और इसीलिए इस बार देखेंगे असेंबली इलेक्शन के, लोकसभा इलेक्शन के पहले बहुत सारे दलित ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था
और उन्होंने एमवीओ को सपोर्ट कर दिया था उसको लेके, पूरा एक संविधान को लेके चल रहा डिबेट, उन्होंने एमवीओ को सपोर्ट कर दिया था। तो ये कह सकते हैं कि अम्बेडकराइट पार्टीज की बात करें, उनका अभी रेलेवेंस जो है धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। और वो इसलिए भी, ऐसा नहीं कि उनका वोट बैंक नहीं है, मतलब बाबा साहब का अभी भी वोट बैंक, अब उनके नाम पे अभी भी सब्सटेंशियल वोट बैंक है। लेकिन लोग दूसरी पार्टीज को प्रेफ़र कर रहे हैं। जो पार्टीज उनको रिप्रेजेंट करने का जो क्लेम करती है, वो जनरली ग्राउंड पे कुछ कर नहीं रहे हैं उनके लिए, और इसीलिए डिसइल्यूजनमेंट जो लोगों का हो रहा है इन पार्टीज से, वो आपको रिजल्ट में दिखता है। और बीजेपी का जो प्रश्न मैंने पूछा सहयोगी पार्टी के बारे में। देखिए, 2 सहयोगी पार्टियाँ चलता रहता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में नहीं है ऑब्वियसली। मतलब अभी भी आपने देखा लोकल बॉडी अभी जो चुनाव हुए हैं, अभी और होने हैं कॉर्पोरेशन वाले, तो उसमें है, तो उसमें कई जगह आप देखेंगे छोटी-छोटी जगह पे कि कहीं पे बीजेपी जो है सो किसी लोकल बॉडी में खड़ी हो गई आपकी शिवसेना के खिलाफ। अभी आप देखिए पुणे और पिंपरी चिंचवड में जो आपको अभी देख रहे हैं कि एनसीपी के दोनों फैक्शन की बात हो रही है साथ आने की, वो नहीं जा रहे हैं महायुति के साथ। तो ये चल रहा है, लेकिन ओवरऑल उसमें लॉन्ग टर्म देखें तो कोई ऐसा इम्पैक्ट कोई से महायुति पे पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब अपनी-अपनी पार्टीज हैं, सब अपना असर्ट करना, सबको रिलेवेंस चाहिए, सबको असर्ट करना होता है। जैसे अभी तक का जो आपको इलेक्शन का रिजल्ट आया था अभी जो महाराष्ट्र में, उसमें काफ़ी म्युनिसिपल काउंसिल्स में, म्युनिसिपल बॉडीज में करीब अगर बीजेपी को 117 आए अपने खाते में, तो एकनाथ शिंदे को भी करीब 53 आए उसमें से, जो कि काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है शिंदे के लिए। ये ऐसा नहीं है कि केवल थाने में लिमिटेड है या मुंबई में सेना वाली लिमिटेड है, उनका भी बाहर अलग-अलग जगह पे प्रेजेंस बढ़ रहा है। तो ये राइवलरी चलेगी, लेकिन इससे अलायंस पे कोई फर्क पड़ेगा ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हो सकता है कि उसमें कि अच्छा ठीक है आजकल किसका किसके साथ है, तो एकनाथ शिंदे का जैसे कि सेंट्रल लीडरशिप से उनकी ज़्यादा बनती है। वहाँ जो भी प्रॉब्लम महाराष्ट्र में होता है, आप देखेंगे दिल्ली में आते हैं, बहुत बात होती है। अजित पवार से आपको लोकल लीडरशिप की बेटर बनती है। तो ये सारा चलता रहता है, पॉलिटिक्स का पार्ट है। जो भी कोलिशन गवर्नमेंट में है कि ये इस तरह का पावर इक्वेशन, शिफ्टिंग इक्वेशन से सब चलता रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा इस पर कोई इम्पैक्ट, ऐसा कुछ मतलब क्रूशल कुछ ऐसे होगा कि इससे कुछ सरकार पे कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अभी चलेगा। महाराष्ट्र से जुड़ा एक और प्रश्न है नितिन पटेल का, वो जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति का भविष्य क्या है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद को, वो कहते हैं, सबसे बड़ा नेता स्थापित कर लिया है। बीजेपी ने हाल के स्थानीय चुनाव में 48% सीटें जीती हैं, लेकिन शिंदे का कोंकण जो बेल्ट है वो बीजेपी की मदद से बढ़ रहा है, जो फडणवीस और बीजेपी के भविष्य के विस्तार के लिए वो कहते हैं खतरा है। क्या ठाकरे को खत्म करने के चक्कर में बीजेपी एक और मजबूत मराठी स्थानीय नेता को मजबूत तो नहीं कर रही? देखिए, ये एक लार्जर क्वेश्चन जो बीजेपी के अंदर में यही डिबेट चलता रहता है। अभी जो ये ठीक है, जब शिवसेना स्प्लिट हुई थी तो लगा था कि स्प्लिट होने के बाद अभी फिलहाल जब एमवीए गवर्नमेंट को छोड़ के निकले थे एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ निकले थे, तो उस समय था कि अच्छा ठीक है अभी तो शिवसेना स्प्लिट कर रही है, ये धीरे-धीरे शिवसेना खत्म हो जाएगी और फिर बीजेपी जो बहुत ही पूरी डोमिनेंट पार्टी महाराष्ट्र में बनी हुई है, और फडणवीस तो सही कह रहे हैं, बहुत बड़े नेता स्थापित हो चुके हैं, तो धीरे-धीरे बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये खत्म कर देगी बीजेपी। जो जैसा मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि वो हो नहीं रहा, जैसे एकनाथ शिंदे भी काफी स्ट्रांगली निकल के आए हैं अभी इसमें। तो ये कहना कि धीरे-धीरे सेना का वोट बैंक खत्म हो कि बीजेपी में शिफ्ट कर जाएगा, अभी नहीं देख रहे। सेना के स्प्लिट के बाद से क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे वाला फैक्शन जो है, अब ठीक है, अब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आए हैं, देखिए क्या होता है, वो काफी कमजोर हो गई है। उनका वोट बैंक एकनाथ शिंदे की, जब शिवसेना ओरिजिनल जो अभी आपकी है, जो सिंबल जिनके पास है, उनके पास वोट बैंक धीरे-धीरे शिफ्ट करते जा रहा है, उनके सैनिक्स भी, वोट्स भी। तो ये जो देखा जा रहा था कि धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी, मतलब सेना स्प्लिट के बाद, वो नहीं हुआ है। एक फैक्शन कमजोर हुआ, दूसरा स्ट्रांग होता जा रहा है और दे आर लुकिंग स्ट्रांगर। मतलब ये एकनाथ शिंदे अभी भी लोकल बॉडी में लग रहा है स्ट्रांग ही आ रहे हैं। फिर से अभी आपका 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन से देखिए कौन कैसे फेयर करता है। लेकिन बीएमसी में जैसे साथ में जा रहे हैं बीजेपी और शिवसेना, पहले लग रहा था कि स्प्लिट होगा, अलग-अलग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दोनों का ठीक-ठाक चल रहा है। तो बीजेपी के लार्जर गेम प्लान में देखेंगे, हाँ, बीजेपी चाहेगी
कई जगह हुआ है कि आप अलायंस पार्टनर्स के साथ शुरू करते हैं और धीरे-धीरे अब पूरा जो है सो खुद ही डोमिनेंट पार्टी हो जाते हैं, वो सब धीरे खत्म हो चला जाता है। ये महाराष्ट्र में बीजेपी का होप अभी भी मतलब था कि भई अभी इतना एक उधर नरेंद्र मोदी हैं सेंटर में, इधर देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे हैं, ये सारे फेस हैं, तो बीजेपी अलायंस पे डिपेंड क्यों करे? हुँ। जो बिहार में भी वही क्वेश्चन चलता रहता है कि अलायंस की ज़रूरत कब तक पड़ेगी? लेकिन हर एक स्टेट का अपना-अपना एक डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल मतलब एक अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस होता है। तो अभी फ़िलहाल ये नहीं दिख रहा है कि बीजेपी इज़ गोइंग फॉर द किल। बीजेपी चाहेगी कि उनका कॉम्पिटिटर खत्म हो जाए, जो इनका अपना एक वोट बैंक है। अभी तक खत्म होता नहीं दिख रहा है। जी। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम वो एंडल 123 से को प्रश्न पूछ रहे हैं। वो वेस्ट बंगाल के बारे में जानना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं क्या 2026 के जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभिषेक बैनर्जी अपनी बुआ की छाया से बाहर निकलने की कोई वास्तविक आपको संभावना दिखती है? उसके आगे वो कहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में वो राहुल गांधी की तरह ही अभिषेक भी ज़्यादातर ज़मीनी स्तर से दूर रहते हैं, सिर्फ़ अपने अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दें और कभी-कभी कुछ दिनों के लिए राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ख़ास मुद्दों पर विरोध करने के लिए सामने आ जाते हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें अपनी बुआ की मेहरबानी वो कहते हैं और उस समय के राजनीतिक चालों पर एक तरह से निर्भर होता हुआ दिखता है। देखिए, अब अभिषेक बैनर्जी और राहुल गांधी के बीच में कंपैरिज़न में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो हुँ, कह रहे हैं कि 2026 में बुआ के शैडो से निकल पाएँगे क्या? जी। एकदम नहीं, मतलब 26 में तो एकदम ही नहीं। हुँ, अभी ममता बनर्जी अभी बहुत ही टावरिंग पर्सनैलिटी हैं, वो मतलब 1 पर्सन मतलब अकेला केवल उन्हीं के नाम पे वोट मिलता है वहाँ वन पे। वुमन आर्मी। वन वुमन आर्मी है वहीं पे। जी। अभिषेक बनर्जी के पास काफ़ी टाइम है, अभी वो केवल 38 इयर्स ओल्ड है हुँ, और आपकी ममता बनर्जी भी अभी 70 हैं, तो ममता बनर्जी के पास भी कम से कम 10 साल का बहुत ही एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ पड़ा हुआ है और जिस तरह का उनका डोमिनेशन दिख रहा है, अभी उनको ये भी नहीं लगा कि अभिषेक उनके शैडो से इमर्ज कर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या अभिषेक इमर्ज करना चाहेंगे क्या? देखिए, वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके लोकसभा में पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं, तो हुँ, उनका प्रोफाइल तो पार्टी के अंदर बढ़ रहा है, हुँ। लेकिन मास बेस उनका होगा कि नहीं, होगा, नहीं होगा, ये अभी उस पे स्पेकुलेट करना बहुत जल्दी होगा। जी, संकल्प जानना चाहते हैं राहुल गांधी की जनरेशन ज़ेड, जेन ज़ी से क्या उम्मीदें हैं? भारत जैसे देश में जहाँ इतने सारे मतभेद हैं, क्या इस ग्रुप को एक जैसा माना जा सकता है? पीछे मुड़कर वो कहते हैं देखें तो कांग्रेस ने अन्ना आंदोलन के बारे में क्या गलत किया? क्या अन्ना आंदोलन की वजह से कांग्रेस की रणनीति में ये बदलाव आया? देखिए, वो जेन ज़ी की बात करें तो कौन-सा एज ग्रुप होता है? लेट 90s से लेके कहिए 96-97 से लेके 2010 10 2012 वाला ग्रुप होगा। तो वो जो आपका जेन ज़ी है, उसका पहला एक इंटरनेट जनरेशन आप कह सकते हैं। हुँ, जब धीरे-धीरे अब लोग मोबाइल में आप देखने लगे, उनको ये भी कहा जाता है कि डिजिटल नेटिव्स, हुँ, वो पहला जनरेशन जो आया है। लेकिन उसमें एक पार्ट होगा जो कि शायद फर्स्ट या सेकंड टाइम वोटर्स होंगे। एक अभी टीनेजर होंगे, उनको अभी शायद अब जो 2010, 2011, 2012 में बर्थ हुआ होगा, तो अभी तो वोट देने अभी उस स्थिति में भी नहीं है। तो इस जनरेशन में भी अब एक जनरेशन इसका एक पार्ट ऐसा होगा जिसने कि 1-2 बार वोट दे लिया है और जिसने देख लिया है कि 2014 तक में जो सपोज़ 96-97 में जिसका जन्म हुआ, 2014 तक में जितना कुछ हुआ यूपीए के एरा देखा हुआ है। वो कंपेयर कर रहा होगा मोदी एरा को यूपीए एरा से। हुँ, एक अभी है जिसने कि दूसरा देखा है 2010-11 वालों को यूपीए के बारे में, मतलब वो उस तरह से पता ही विटनेस नहीं। रहे नहीं है, वो आगे कैसे देखेंगे? तो एक ऐसा एक कोई मोनोलिथिक ग्रुप वो है नहीं, हुँ, कौन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और कैसे आगे जाएगा? तो वो तो मोनोलिथिक ग्रुप होने की बात ही। राहुल गांधी के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, ये कहना मुझे मुश्किल है, मतलब उनका क्या एक्सपेक्टेशन होगा? और अन्ना हज़ारे का टाइम देखिएगा कि बहुत सा कम्युनिकेशन इश्यू था, मैसेजिंग इश्यू था और कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन एक तो जैसे डिसीजन मेकर जो है, वो डिसीजन मेकर नहीं है वहाँ पे, मतलब या है इतनी बुरी इतनी बीमार पड़ी हुई है कि वो एक्टिव नहीं है, फिर यूएस चली गई सर्जरी के लिए। उस समय सोनिया गांधी ने करीब 4 मेंबर का एक पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप टाइप का एक बनाया हुआ था। उसमें राहुल गांधी, अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी और ए.के. एंटनी थे, कि चूँकि वो एक्टिव नहीं है तो ये लोग डिसीजन लेंगे। अब उसमें 3-4 एस्पेक्ट है। देखिए, पहला एक पृष्ठभूमि देखिए अन्ना आंदोलन का, उस समय करप्शन के इतने केसेस चल रहे थे। मतलब जो पब्लिक में था, जो डिस्कोर्स में आपका सीडब्ल्यूजी स्कैम, कोल एलोकेशन स्कैम, 2G स्कैम, मतलब स्कैम ही स्कैम, चारों तरफ बातें हो रही थी।
उसमें अन्ना आंदोलन हो, जो केवल अन्ना का आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं था। सबों को पता है कि उसके पीछे और भी कई फोर्सेस थे जो साथ में अलाइन कर गए थे गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए। दूसरी तरफ से बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही कैलकुलेटेड वे में आपको रिस्पॉन्स के लिए एक टीम कोजेंट चाहिए था जो उस तरह से सोच सके कि कैसे करना है। उस समय पार्टी गवर्नमेंट में बहुत सारे डिफरेंसेस विद इन द पार्टी। क्या हो रहा था, अगर आपको याद होगा, उस समय राहुल गांधी 2007 में बने थे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द यूथ कांग्रेस एंड एनएसयूआई। उसके बाद उन्होंने शुरू किया जिसको कहते थे कि इंटरनल डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस। उसमें इंटरनल इलेक्शन करवाते थे यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में। पार्टी में ऐसा चला कि एक नया पूरा एक नई टीम ला के नेताओं का पूरे कंट्री में, ये सारे पुराने को खत्म करना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर में एक बहुत बड़ा, जिसको उस समय कहते थे हम कि यंग टर्क्स और ओल्ड गार्ड का डिवाइड जो है, वो लैक ऑफ ट्रस्ट एक दूसरे में, वो ट्रस्ट डेफिसिट मेजर पार्टी के अंदर था। उसमें सोनिया गांधी का ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाना। तो पार्टी वैसे मौकों पे जब इंटरनली पार्टी पूरी तरह से डिवाइडेड है, उसमें किस तरह से इसको टेक ऑन करें, स्पेशली ऐसे इशू पे जो आधी कांग्रेस कह रही थी कि पूरा आंदोलन जो है सो पूरा स्पॉन्सर्ड है, इससे कोई एंगेज ही मत करो, जाने दो। दूसरा साइड था कांग्रेस का, गवर्नमेंट का, जो कहता तक नहीं इसे एंगेज करना पड़ेगा। इतना कंफ्यूजन उस समय था। उसके कारण जो हुआ, जो कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई, वो बेसिकली वो कारण था उस समय का। जी, हमारे एक व्यूअर हैं स्ट्रॉबेरी पराठा के नाम से, जिन्होंने प्रश्न पूछा है, वो जानना चाहते हैं धुरंधर मूवी जो आई, कांतारा, महावतार, नरसिम्हा, छावा, जो ये जैसी फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पर सफलता पा रही हैं, उनमें राष्ट्रवाद और हिंदू लोक कथाओं के तत्व हैं। क्या ये 2025 के भारत में वामपंथी, मार्क्सवादी, मोहब्बत की दुकान वो कह रहे हैं, विचारधारा की बढ़ती अप्रासंगिकता का प्रतीक है? देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। इसको जो आपने फिल्म गिने हैं उसमें आधे तो मैंने देखे नहीं है अब तक, देखूंगा मैं, लेकिन अब तक देख नहीं पाया हूँ, तो इसलिए मैं इस पे कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन इस पे हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता का नेशनल इंटरेस्ट पिछले वीक का था जी, इसको हम एम्बेड कर देते हैं। वो इसी इशू को डिस्क्रिप्शन में। बहुत इंसाइटफुल उनका वो पीस है, बेसिकली क्या दिखाता है, या सारी फिल्म्स का बेसिकली मैसेजिंग और क्या है वो। जी, तो इसको हम लोग शेयर करेंगे। उसको शेयर कर लेंगे, उस लिंक को, प्लीज उसको देख लीजिए, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। जी, उन्हीं का दूसरा प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं कांग्रेस जाहिर तौर पर 2026 में लोकसभा चुनाव में मिली 6 सीटों के लिए वोटर्स को धन्यवाद देने के लिए एक आभार यात्रा की योजना बना रही है। देखिए, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि आभार यात्रा 2024 लोकसभा के बाद इन्होंने किया था ये जी, लेकिन अभी 2026 का ऐसा कोई प्लान हमें, मतलब इस तरह कोई जानकारी नहीं है। वो जो आप लार्जर चीजें कह रहे हैं कि प्रायोरिटी कांग्रेस की कहाँ रहती है, अब इस पे तो कितनी बार हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ जर्मनी में जाके वहाँ पे स्पीच दे रहे हैं, तो प्रायोरिटी तो इसी देख लें। दूसरी तरफ एनडीए का देखिए, मतलब बीजेपी की तैयारी देखिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी असम जा चुके हैं, बंगाल जा चुके हैं, तमिलनाडु जा चुके हैं। और इनका आप एक पूरा कैलेंडर इनका फॉलो कीजिए। जिस दिन जैसे बिहार इलेक्शन खत्म हो गया, उसके पहले जो भी इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट के दिन तक और कुछ बात रिजल्ट के पहले ही आप देखेंगे इनका अगला प्रोग्राम उन जगहों पे है जहां पे चुनाव होना है। तो कैलेंडर वो इस तरह से बीजेपी देखती है, मतलब ये नहीं कि इस चुनाव के बाद फिर अगला चुनाव जब आएगा तब देखेंगे। ये ऑलरेडी अगले कई चुनाव का प्लान कर चुके होते हैं, किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ विजिट करना है, सारा फीडबैक ले चुके होते हैं। तो वो जो रॉबस्ट एक बीजेपी का सिस्टम है, वो कांग्रेस में कहीं नहीं आपको दिखेगा। कैलेंडर तो छोड़िए, जनरली एक वो होता है कि हम जब चाहेंगे, जैसे मतलब चुनाव आया, जब हमने देखा चुनाव है तो चुनाव है, बाकी पहले से देखने को उस समय चुनाव में क्या करना है, इतनी लंबी तैयारी कांग्रेस में, हाँ, जहाँ प्रवास होना है पहले से पता नहीं होता। कोई तैयारी कांग्रेस में उसकी नहीं होती। जिस कैलेंडर की बात करें, कांग्रेस में एटलीस्ट बहुत सालों से तो हमने देखा नहीं इस तरह कुछ हो प्रिपरेशन। वो चुनाव के ठीक कुछ सप्ताह पहले जगते हैं और फिर चुनाव के ठीक बाद फिर सो जाते हैं उस स्टेट में। इन्हीं का एक और प्रश्न है और वो जानना चाहते हैं कि एक बहुत सीनियर पत्रकार जिन्हें सत्ता समर्थक माना जाता था, उन्होंने अचानक सत्ताधारी पार्टी और एक और सीनियर पत्रकार की आलोचना शुरू कर दी है। उनके अचानक दिल बदलने का जो ये हृदय परिवर्तन है, उसका क्या कारण हो सकता है? क्या आप इसे एक अस्थायी गड़बड़ी मानते हैं या आने वाले समय का संकेत? वो ये भी कहते हैं कि अगर आप इसको इंडस्ट्री गॉसिप की वजह से ना बताना चाहें तो वो भी मैं समझूंगा। देखिए, चूंकि उन्होंने पत्रकार का नाम किस नहीं लिया है, इसलिए मैं कुछ कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। मतलब, लेकिन
मेरा जो जिसके बारे में सोच रहा हूँ, जो शायद आप उसके बारे में बात कर रहे होंगे, नाम मैं नहीं ले सकता बिकॉज़ आपने आइडेंटिफ़ाई ही नहीं किया है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं भी उतना ही क्यूरियस हूँ जितने आप हैं, कि टेम्परेरी है या परमानेंट है। हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमें अगले सप्ताह के लिए भी राजनीति से जुड़े सवाल ज़रूर भेजें। हम आपके पास हाज़िर होंगे अगले सप्ताह।